तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर मंजिल को पाना हो तो मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और आज की हमारी तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं। वो एक ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने अकेले कार ड्राइव करके यूके से भारत तक का सफर तय किया है। उन्होंने 32 देशों की यात्रा की है, जिसमें 3 तो मरुथल थे, और कई पर्वत श्रृंखलाएं सामने आई जिनका उन्होंने सामना किया, और गाड़ी चलाती रही बिना किसी सपोर्ट स्टाफ के। उन्होंने इतनी लंबी दूरी सिर्फ 56 दिन में तय कर ली। ऐसी है हमारी आज की तेजस्विनी, बारूलता कामले। इसके पहले ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही इस तरह का कोई प्रयास किया गया था। काम बेहद जीवट था, इसलिए किसी ने ऐसा कर गुजरने की हिम्मत भी जाहिर नहीं की थी, लेकिन ऐसा कर दिखाया बारूलता कामले ने। भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक बारूलता, जिन्होंने लंदन से भारत का सफर अकेले, बिल्कुल अकेले अपनी गाड़ी में तय किया। 32,000 किलोमीटर के इस सफर में बारूलता कामले ने 32 देशों को पार किया, जिसमें 2200 किलोमीटर का बेहद मुश्किल आर्कटिक सर्किल भी शामिल था। एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका बारूलता का ये अकेला सफर महज एक रिकॉर्ड की खातिर ही नहीं तय किया गया। इसके पीछे उनका एक नेक उद्देश्य था। उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अपने जन्म स्थान नवसारी के गरीब और जरूरतमंदों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाना भी था। पेशे से वकील बारूलता ने पहले भी कई सोलो अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, लेकिन ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी और मुश्किल कवायद थी। महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी बारूलता कामले हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसी महिला से जिसको हम कह सकते हैं कि वुमन ऑन व्हील्स, बारूलता कामले। बहुत बहुत स्वागत है बारूलता जी। तो आप तो बिल्कुल पहियों पर सवार होकर नहीं बल्कि उड़कर आप पहुंच गई, ऐसा लग रहा है। यूके से भारत आप पहुंच गई मात्र 56 दिनों में, और बिल्कुल अकेले ड्राइव करके। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगता है कार पर उड़ना? अरे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा बहुत बड़ा शौक रह चुका है कार ड्राइव। अच्छा। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगता, जस्ट ड्राइविंग करो। अकेले ड्राइव करना मतलब यूके से आप भारत पहुंच गई, 32 देशों की आपने यात्रा की, इंटरकॉन्टिनेंटल आप चली, और वो भी बिल्कुल अकेले। कभी लगा नहीं कि ये मैं कैसे करूंगी? नहीं, मतलब एक बार विश्वास कर लिया, मतलब एक बार गोल बना लिया कि करना है तो फिर करना है, वॉट एवर इट टेक्स। तो वो पक्का था, और मेरा आई एम नोन फॉर दैट कि डिसाइड किया कि करना है तो फिर जो भी लगे पूरी कोशिश तो करनी है, तो कर दिया। तो फिर कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं था आपके साथ में? कोई ऐसा जरिया नहीं था, कोई ऐसी मदद नहीं थी जो कि आप चलती गाड़ी में ले सके किसी से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं था। मतलब बैकअप टीम में भी हम सारे फ्रेंड सर्कल्स ही थे। ऐसे एडिशनल कोई लाइक जो ट्रेन्ड स्टाफ हो ऐसा कुछ हमने रखा नहीं था। तो जो भी फ्रेंड सर्कल थे वो कुछ भी मुझे ऐसे कुछ गाइडेंस चाहिए ये वो तो वो कर लेते थे फोन पे ये वो। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था उसमें। बहुत बार मुझे रात को भी चलानी पड़ी तो मुझे जगा के रखने के लिए वो भी फोन पे बात करवाते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आप रात को भी चल रही थी? कुछ दिन ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मजबूरी में चलना पड़ा। मतलब हमारा डिसाइडेड था कि हम दिन में ही करेंगे, लेकिन और रात का नहीं ही करना था, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि रात को चलना पड़ा, और उसमें 3 बजे तक भी चलना पड़ा। 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि। तो वैसे लगभग दिन में आप कितनी दूरी तय कर लेती थी एक दिन में? 700 किलोमीटर तो मिनिमम रखा था। अच्छा। और कभी कभी मैंने 1300, 1400 या 1500 तक भी किया है। ओहो, तो आप दिन में रुकती थी? फिर कितनी देर रुकती थी आप? रुकती तो थी बीच बीच में, और बीच बीच में थोड़ा रुक के नैप भी ले लेती थी कहीं सर्विस सेंटर और ये सब में रुका के। लेकिन इतना मतलब मैं ब्रेकफास्ट लंच सारा कार में ही करती थी। और गुज्जू हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो खाखरा से मेरा चल जाता था। खाखरा और फाफड़ा
नहीं, फाफड़ा तो नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन खाखरा इतना पॉपुलर हो गया था मेरे लिए। हाँ। और कुछ कैश्यू नट्स ये वो से चल जाता था, मतलब करना था तो करना था। कौन कौन से देश इस बीच में इस पूरी यात्रा में आए? मतलब 32 देश हैं, मेन कौन से थे? मेन चाइना बहुत बड़ा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर मैंने चाइना में चलाई। म्यांमार चलाया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, फिर बाकी के यूरोप के बहुत सारे देश चलाए। स्कैंडिनेविया में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड किया। आर्टिक सर्कल चैलेंज, पहला तो मेरा चैलेंज आर्टिक सर्कल था। ये कैसा चैलेंज था खासतौर से आर्टिक सर्कल का? तो आर्टिक सर्कल का चैलेंज ऐसा कुछ था कि आर्टिक सर्कल वैसे भी वहां पे पॉपुलेशन मतलब बहुत सारा है, वो फिनलैंड ये वो लोग रह रहे, लेकिन एकदम ऊपर आर्टिक सर्कल में कोई रहता नहीं है। और मतलब कुछ जान जैसा है नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं देखने को मिलेंगे आपको, काले पत्थर ही देखने को मिलेंगे या आर्टिक, क्योंकि वो स्नो में कवर रहता है ना। और वो चैलेंजेस से था कि मुझे ड्राइविंग करके जाना था वहां और नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप तक पहुंचना था। और बहुत महिलाओं ने किया नहीं है। फिलहाल अभी तक 3 ही ऐसे ड्राइविंग एक्सपीडिशन हुए हैं 1927 से लेके। तो उसमें एक ब्रिटिश लेडी ने किया था 4 लोगों के साथ मिलके, तब 1927 में। उसके बाद 2013 में एक अमेरिकन प्रोफेसर ने किया था अपने फ्रेंड के साथ, लेडी प्रोफेसर। और फिर 2016 में 5 लेडीज ने किया था यूके से, लेकिन अकेले ने किसी ने किया नहीं था। तो आई बिकेम, और वो जितना मैंने 2792 किलोमीटर आर्टिक सर्कल में चलाया इन 39 आवर्स। अच्छा। और वो लोग का किसी का 350 था, किसी का 400 था, और किसी का वो ग्रुप ऑफ 5 लेडीज 2016 में उनका अराउंड 1700 था। तो वहां जाके जहाँ सड़क खत्म हो गई, आपने क्या किया? मैंने वहां पे जाके, एक तो मैं बाय बर्थ हम इंडियन, तो मैंने इंडिया का अपना तिरंगा लहराया और अपना नेशनल एंथम भी गाया। और मतलब मैंने परमिशन ली थी कि मैं आर्टिक सर्कल मॉन्यूमेंट, नॉर्थ कैप मॉन्यूमेंट तक अपना कार लेके जाऊं। तो बहुत डिबेट के बाद और बहुत निगोशिएशन के बाद वो परमिशन मुझे फाइनली उन्होंने दे दी कि आप ले जा सकते हो। और फिर वहां पे मॉन्यूमेंट के सामने रखी कार, अपना तिरंगा लहराया, गाया नेशनल एंथम। और अकेले थी बिल्कुल वहां पे? हाँ, बिल्कुल अकेले थी। लेकिन उस दिन लकीली कुछ नॉर्वे का टीवी का प्रोग्राम का कुछ चल रहा था उनका, तो मैंने उन लोगों को किया कि देखो मेरा वीडियो करो मेरे फोटो भी निकाल के दो। और उनको भी चाहिए था कि मैं फटाफट करके निकलूं, क्योंकि उनका वो टीवी, उनका कुछ चैलेंज था उनका भी, लेकिन वो तो नॉर्वे का उनका कम थोड़ा चैलेंज था, तो उनको भी चाहिए था कि वो जगह जल्दी खाली हो, तो उन्होंने करके दे दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप गाड़ी वाड़ी सब जानती हैं, पहिया कैसे बदलना है, इंजन में कुछ खराबी हो जाए, तो सीखा था आपने पहले? हाँ, मतलब निकलने से पहले, मतलब निकलने से कुछ महीने पहले मैंने बेसिक मैकेनिक कोर्स कर लिया था। कि जिससे मुझे रास्ते में कुछ खराबी हो तो मैं अपने आप हैंडल कर सकूं, मतलब छोटी मोटी चीजें। और टायर बदलना तो मुझे वैसे भी पहले से ही आता था। तो ऐसे मतलब ऐसे जरूरत नहीं पड़ी लकीली। एयर प्रेशर ये वो सब चेक करना, ये वो पड़ी जरूरत, कुछ वार्निंग साइंस ये वो, लेकिन वो तो मुझे, मेरे पास था पंप, मोबाइल पंप था ऑलरेडी मेरे साथ। अच्छा, ये तो बताइए, हो गया। जैसे चलो गाड़ी चलो नहीं खराब हुई, लेकिन फिर भी मतलब आप जब अनजान देश में अनजानी राहों पर कोई चलता है ना अकेला, तो मतलब भाषा भी नहीं आती आपको लोकेशन, चलो आप मतलब पहुंच जाते हैं जीपीएस से, सब कुछ से, लेकिन फिर भी एक मन में तो रहता है ना, अनजाना है सब कुछ, आप जानते नहीं है वहां का खान पान, रहना, बोलना कैसे करते हैं लोग, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स मतलब कैसे था कि एक तो यूरोप में मैंने पहले भी चलाई है गाड़ी, तो यूरोप के दौरान मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता था कि मुझे आ सके। मतलब वहां पे भी कैसे, हम इंग्लैंड में चलाते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड, जैसे इंडिया में स्टीयरिंग व्हील है वैसे है। तो वही ट्रैफिक रूल भी हमारे सेम है इंग्लैंड और इंडिया के। लेकिन एज सुन एज मैंने इंग्लैंड छोड़ा तो ट्रैफिक के रूल बदल जाते हैं, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड चलानी थी गाड़ी। और पूरा इतना मतलब ओवर 30,000 मुझे चलानी थी, मेरा स्टीयरिंग व्हील राइट बाजू और चलानी थी मुझे लेफ्ट बाजू, और वो रूल फॉलो करना, और उसमें स्पेशली टर्निंग करना है और राउंड अबाउट पे मुड़ना है, तो क्योंकि हमारे साइकोलॉजिकली हम सो मच यूज्ड टू ऐसे, तो वो थोड़ा
मतलब मैं बहुत अलर्ट रहती थी कि बहुत अलर्ट से, मतलब राउंड अबाउट आए और कहीं भी टर्निंग आए तो मैं पहले से एकदम स्लो हो जाती थी कि मैं बराबर से टर्न कर लूं, और इंडिकेटर भी वेल इन एडवांस दे देती थी कि मुझे यही बाजू जाना है। और बाकी लैंग्वेज के लिए तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर जम के यूज किया और बहुत फायदा भी हुआ उसका। और कुछ मतलब यूरोप में तो कुछ कुछ टूटा फूटा इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते थे, लेकिन ये रशिया ये वो बाजू तो बहुत मुश्किल हुई। मतलब कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था। और साइन लैंग्वेज आपने यूज साइन किया? लैंग्वेज, साइन हाँ, लैंग्वेज मतलब मैंने सारे वो डीजल को क्या बोलते, क्योंकि मेरा डीजल कार था, क्या बोलते हैं ये, मैंने उसकी फोटोज निकाल के मोबाइल में रख दी थी कि मैं उनको बता सकूं कि ये डालना है। उसके बावजूद भी रशिया में उन्होंने मेरे कार में पेट्रोल डाल दिया और वो मुझे समझा भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, और गूगल ट्रांसलेटर से भी उनकी लैंग्वेज का टोन आई डोंट नो व्हाट वे, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे कि वो क्या किया है उन्होंने। फिर एक इंग्लिश का प्रोफेसर आया और बोला कि कैन आई हेल्प यू एट ऑल, आई से यू आर गॉड सेंट, जस्ट प्लीज डू कम ऑन बोर्ड एंड कम ऑन इन। फिर हमें कार टो करके गैराज में ले जानी पड़ी, एम्प्टी करना पड़ा, टैंक फिल्टर्स बदलने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। और दूसरे दिन मेरा वीजा खत्म हो रहा था रशिया का, और जो वीजा खत्म हो जाता था, मुझे मिल तो जाता था वापस से, लेकिन मेरा 3-4 दिन निकल जाता था उसमें। और फिर तब तक मेरा चाइना का जिंगजेंग प्रोविंस का परमिशन खत्म हो जाता था और म्यांमार का वीजा खत्म हो जाता था। तो इतना सारा कोऑर्डिनेट करना था। तो अच्छा। मुझे आई हैड नो ऑप्शन कि एक तो 5-6 घंटे निकल गए वो फिल्टर्स ये वो बदलने में। और फिर आई हैड नो ऑप्शन बट रात तक चलाते रहो 3 बजे तक, क्योंकि डे लाइट बॉर्डर उनकी बिटवीन कजाकिस्तान एंड रशिया बॉर्डर डे लाइट में ही चालू होती है। तो आई हैड टू गेट देयर डे लाइट में। और जो रास्ता हमारा जो रूट प्लान था वो 1700 किलोमीटर दूर था मुझे बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। तो इतना टाइम बिगड़ने के बाद वो पहुंचना मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। मैं उड़ के जाऊं तो ही हो सकता और रफ ड्राइविंग करके भी नहीं पॉसिबल था। फिर हमने रूट बदल डाला और साउथ से गए, जो कि बॉर्डर बहुत यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा जो भी है जैसा भी रास्ता है। और वो रास्ता ऐसा था, जैसे मेरी कजाकिस्तान में एंट्री हुई तो मैं टिल्टेड 80 किलोमीटर मैंने टिल्टेड गाड़ी चलाई है, क्योंकि रास्ता ही नहीं था। वो फार्म लैंड थी, क्योंकि बॉर्डर से अंदर आई तो रास्ता इतना बुरा था। और फिर उनका वो ट्रैक्टर जाने का रास्ता रहता है, तो ट्रैक्टर के व्हील्स बड़े और अपनी कार बीच में फिट नहीं होगी। तो मैंने 80 किलोमीटर टिल्टेड गाड़ी, बस टिल्टेड, मैं बस ऐसे सोच रही थी कि अभी ये गिर ना जाए ये बाजू, और स्लो ही चलाई। और कुछ 157 किलोमीटर ऐसा ही कुछ था, जिसके लिए मुझे आई थिंक 7-8 घंटे लग गए। वो टिल्टेड 80 किलोमीटर निकलने के लिए मुझे बहुत टाइम निकल गया। और फिर खड्डे ये वो, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे। और मैं बस ऐसे सोचा कि यहाँ तो पंक्चर ना हो, बस यहाँ से निकल से, क्योंकि एक तो अंधेरा हो रहा था, क्योंकि मैंने रशिया की बॉर्डर क्रॉस की, बॉर्डर तक पहुंची, वो भी इतनी उड़ के सही में। तो हमारे साथ आज कार ड्राइवर नहीं है, एक उड़न परी बैठी हुई है जिनका नाम बारूलता कामले है, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तेजस्विनी में तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ। आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं फोन कर सकता हूं?
हेलो जी, हाँ मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो आज हमारे साथ बारूलता कामले हैं, जिन्होंने यूके से भारत तक का सफर 56 दिन में तय किया, और वो भी एक अकेली कार चलाकर, एक अकेली महिला कार ड्राइवर, जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। बारूलता, जैसे आप बता रहे थे कि मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेच आए कि आपने टिल्टेड गाड़ी चलाई और मतलब पता नहीं था कि कब गाड़ी इधर से उधर हो जाएगी। ये बताइए कि कोई ऐसी कंट्री थी जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी सी मुश्किलात ज्यादा आई, चाहे वो सड़क खराब होने की वजह से हो या लोगों के बिहेवियर से हो, या सब जगह आपको रास्ता अच्छा मिलता चला गया? मतलब कुछ कुछ आई वुडंट से, मतलब जनरली यूरोप में तो ऑब्वियसली यूरोप में कोई बहुत खास प्रॉब्लम नहीं आती अदर देन सम लैंग्वेज प्रॉब्लम। और मैं वेजिटेरियन में हम कहें या कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ जो संघर्ष जहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज हम कह सकते हैं, वहां पर किस प्रकार का लोगों का रवैया था आपके प्रति कि भाई एक महिला अकेली कार चला के जा रही है और मतलब अपने लिए एक मिशन लेके चल रही है? नहीं, ऐसे मतलब कुछ खास तो नहीं, और बहुत सारी जगह पे कैसे ऐसा भी डर था कि हमारे यहाँ पे हम लिबरल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गर्ल्स एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन डर तो था कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा ना भी हो सकता है। तो मैंने बुर्खा भी लिया था अपने साथ, स्कार्फ भी लिया था, जस्ट जहां पे भी जरूरत पड़े वो पहन लेने का, कि मैं आप में से ही एक हूँ जस्ट गाड़ी चला रही हूँ। लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं लकीली, और एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी आए, क्योंकि रशिया ये वो बाजू इंडियन लोगों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और उन्होंने मुझे एज ए इंडियन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दिया, बॉर्डर पे हो या बॉर्डर क्रॉसिंग हो या कजाकिस्तान बॉर्डर पे, तो मुझे उन्होंने रुकाया तक नहीं, बस अच्छा। वो एक दूसरे के साथ बोल रहे थे इंडियन है करके फटाफट मेरा, मतलब मुझे पासपोर्ट के लाइन में भी मेरा पहला नंबर, मतलब मुझे ले जाके पहले करवा दिया और मुझे फटाफट जाने दिया। तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे डेजर्ट्स भी तो रास्ते में आए, मरुस्थल आए जिनको आपने पार किया, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आई जिनको आपने पार किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस, मतलब मुझे माउंटेन ड्राइविंग आता है और मैं कर लेती हूँ, और शौक भी है माउंटेन ड्राइविंग का, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पैच मेरे लिए जो किर्गिस्तान से चाइना एंट्री करने का था, क्योंकि बहुत सारा स्नो था। अच्छा। और माउंटेन ड्राइविंग और हाई एल्टीट्यूड, और जनरली मैंने चेन टायर करवा दिए होते थे, चेन लगवा दिए होते थे स्नो में चलाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी सारी बर्फ हो जाएगी वो एरिया में। अच्छा। तो मैं अगले दिन निकली भी थी देखने के लिए, लेकिन तो बर्फ थी तो स्नो पड़ ही रहा था, तो मैं वापस आ गई होटल पे, और फिर जाना ही था क्योंकि वो जिंगजियांग प्रोविंस की परमिशन खत्म होने वाली थी और म्यांमार का भी वीजा खत्म होने वाला था, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन 500 किलोमीटर मुझे चलाना था और वही एरिया में, तो चलाया तो भी बहुत, क्योंकि चाइना का वो बीजिंग टाइम और वो किर्गिस्तान का टाइम जोन अलग था। हाँ। तो इसीलिए मुझे वो टाइम से भी मैच करना था। हाँ। और चाइना के अंदर वंस यू एंटर चाइना, आपको और 100 किलोमीटर अंदर चलना है, गेट टू द इमिग्रेशन, और वो भी माउंटेन में। तो मैंने 500 किलोमीटर जैसे कि उड़ के चलाया, जैसे 500 किलोमीटर मैंने 7 घंटे में खत्म किया, वो भी माउंटेन्स में, और वो भी स्नो कैप्ड रोड पे, और हाई एल्टीट्यूड मतलब कैसे मैं बहुत फटाफट गई ना ऊपर, तो मुझे ऑक्सीजन की फिर कमी हो गई। वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से वो सब था मेरे पास कार में, क्योंकि हमने सारा लेके ही गए थे, तो ऐसे लगा कि अभी मुझे ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन थोड़ा ऐसे रिलैक्स करके ये वो करके, मतलब जब तक ना लेना पड़े तब तक ठीक है, लेकिन हो गया। और वैसे मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, सर्जन है, तो उन्होंने सारा सब कुछ पैक करके दिया था कि कैसे करना है, जो भी कुछ लगे। अच्छा, हस्बैंड की बात पहले कर लें क्योंकि आई गई है। ये बताइए कि बड़ा मुश्किल होता है अपनी पत्नी को इतना अकेले भेजना किसी पति के लिए, हाँ? लेकिन उन्होंने आपको भेजा, पूरा आपको सहयोग दिया। कैसे आप उनके कंट्रीब्यूशन को अपनी इस यात्रा में देखती हैं? उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता था तो ये हो ही नहीं सकता था। और वो हमेशा जोकिंगली बोलते, सारे मेल्स को मेरे पास ट्रेनिंग लेना आना चाहिए कि 2 महीना बैचलर आप भी जियो
उनको भी जीने दो और अनुभव करो कि कैसे जीते हैं। नहीं, वो जोक्स अपार्ट, नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता था तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और उनका बिजी सर्जिकल प्रैक्टिस रहता है, यूरोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना टाइम सब कुछ एडजस्ट किया था और बच्चों को भी संभाला, बच्चों को तैयार भी करना, उनको पिक, मतलब लेडी थी हमारे पास जो उनको स्कूल में ड्रॉप कर लेती थी, और लेकिन बाकी का सारा तो बच्चे नहीं कह रहे थे कि माँ हमें छोड़ के कहाँ निकल गई वर्ल्ड टूर पे? नहीं, मतलब उनको थोड़ा मैंने मेंटली तैयार किया था, और ये तो पिछले 1.5 साल से ये प्रिपरेशन चालू है, तो मैंने उनको मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और देन अल्टीमेटली दे बिकेम वेरी प्राउड कि वैसे किसी की मम्मी वर्ल्ड रिकॉर्ड करने थोड़ी जाती है और हमारी मम्मी तो जा रही है, तो हम तो अच्छा ये बताइए बारूलता जी, कितना आपने लिया, मतलब इतनी बड़ी यात्रा की, अकेले करने की हिम्मत दिखाई, क्या कारण था इसके पीछे, मोटिवेशन क्या थी, क्यों आपने ये सब किया? मोटिवेशन मतलब एक तो मैं पहले से ही आई एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ कोई भी चैलेंज लेके, तो और मेरे अपने ही पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि ऐसे जैसे गर्ल चाइल्ड इज सॉर्ट ऑफ कोई वैल्यू नहीं काइंड ऑफ, तो वो एक दिल में कहीं ना कहीं था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम भी तो बढ़ सकते हैं, आगे अचीव कर सकते हैं कुछ भी। और ऐसे आई लॉस्ट फादर एट यंग एज, और मेरे फादर के भाई ने अभी कभी रिश्ता नहीं रखा हमारे साथ, क्योंकि हम 2 लड़कियां ही थी, बहनें ही थे, और sort of वो बहुत इमोशनल ट्रॉमा रहा है कि he was the only one that who could stand by, but he didn't because we were girls and he didn't want girls responsibility, और गर्ल क्या लड़की और पत्थरों में कोई फर्क नहीं रहता, ऐसा कुछ बोला था, मतलब बचपन में मैंने सुना था, तो एक डिटर्मिनेशन बन गया था कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक दिन आपका सबका नाम और अपने मातृभूमि क्या बोलते हैं, जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का भी नाम रोशन करने की कोशिश तो पूरी करेंगे जी। और की वो कोशिश। तो आपने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए आपने इस पूरी यात्रा को समर्पित किया, और साथ में हेल्थ केयर के लिए भी, तो क्या करेंगी आप हेल्थ केयर के लिए? हेल्थ केयर के लिए, क्योंकि जहां से मैं गुजरात से हूँ, इट्स अ मेजर ट्राइबल बेल्ट, आई एम नॉट अ ट्राइब, बट वो एरिया में अभी भी हेल्थ केयर की इतना अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब है हॉस्पिटल्स बट वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये वो जो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चैरिटेबल मतलब कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे सारे लोग फ्री इलाज करा सके। और हमारे पास बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स है, वी नो देम पर्सनली, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां पे, तो वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे डैडी के जाने के बाद मेरे मम्मी के डैडी वाज हमारा सपोर्ट सिस्टम, और we lost him just purely because of lack of medical care in that region. He was working in Mumbai, but retirement के बाद वो आए हमारे नवसारी में, और he had a brain hemorrhage and we lost him within 3 days, just purely lack of medical care. वो डॉक्टर में एबिलिटी ही नहीं थी उनको डायग्नोस करने की, we were resourceful family, we could have taken him anywhere. और उनके ऑफिस मतलब भारत पेट्रोलियम में थे वो, उनका ऑफिस ही सारा कर देता था उनका, everything was paid until my grandmother was alive, everything was paid for her also, everything would have been paid for him also, but नहीं, वो एबिलिटी नहीं थी, तो वो कैसे एक पिता डैडी चले गए, फिर जो ग्रैंडफादर थे वो चले गए, वो एक ट्रॉमा, मैं 12 की थी जब व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, बट अभी भी वो चेहरा उनका मुझे दिखता है। और फिर जैसे डॉक्टर से शादी हुई, इतने सारे फ्रेंड सर्कल है जो न्यूरोसर्जन है, ये है वो है, जब बातें होती है तो पता लगता है कि उनका जो कंडीशन है वो पोटेंशियली क्योरेबल था, वो जी सकते थे बिल्कुल, एंड हमारे लिए वो बहुत, हम दोनों बहनों के लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, तो वो एक डिटर्मिनेशन है। तो बारूलता जी, आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, तो ये बताइए कि एक तो इसकी खुशी तो जाहिर है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो आप वैसे भी रहती हैं अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होगा? मतलब मुझे ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो कुछ मेरा ऐसा है कि मुझे पूरे इंडिया का एक
सर्कल करना है और वो कुछ महीनों में ही करना है, क्योंकि अभी मेरी कार यहाँ पे है और 1 साल तक हम वो ऑफिशियली कारनेट पे है ना, कार यहाँ पे वो टेम्पररी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो 1 साल तक हम रख सकते हैं। तो जब तक यहाँ पे है कार तब तक मैं कर लूँ, ऐसा लगता है, प्रोवाइडेड हस्बैंड को अभी लगे कि मैं फिर से 2-3 महीना दूर रहूं। तो लेकिन वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस मुझे कवर करना है और इन वन कंट्री भी इतना किसी ने किया नहीं। तो अब भारत में आप कार चलाना चाहती हैं, और उस वक्त आपका मिशन एम्बिशन क्या होगा? मिशन यही होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट गर्ल्स, लेट देम ग्रो टू देयर फुलेस्ट, लेट देम प्रोग्रेस, गिव देम द डिग्निटी, गिव देम द रिस्पेक्ट, and you see how fast world changes. Because if we have everybody equal, then बहुत सारी चीजें ये हो जाती है, अच्छी से चल जाती है। जैसे हमारे घर में हमने, मेरे हस्बैंड ने और हमने हमेशा इक्वालिटी रखी है। हमने कभी भी एक दूसरे को, मतलब प्रोग्रेस दोनों का भी हम इक्वली देखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को कभी, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। इनफैक्ट इफ एट ऑल एनीथिंग ही वुड बी सपोर्टिव फॉर एवरीथिंग, और कभी ऐसे ताना नहीं, कोई बात का और ये कहना शायद बिल्कुल सही होगा कि हर पुरुष के पीछे महिलाएं नहीं, हर महिला के पीछे भी एक पुरुष खड़ा होता है। और हमें उम्मीद है कि आप अपने इस मिशन में और जो भी आप चाहेंगे उसे जरूर अचीव करेंगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बारूलता जी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी बारूलता काम्बले जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, और अगले हफ्ते एक और ऐसी ही तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।